नमस्कार, स्वागत है आपका के भारत पर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं व्यक्तित्व दर्पण, एक अनूठा संवाद। कहते हैं अगर किसी देश के बारे में जानना हो, किसी प्रदेश के बारे में जानना हो, तो वहाँ के व्यापारियों के बारे में जानें, वहाँ के व्यापार के बारे में जानें। बरसों से ये प्रक्रिया चलती चली आ रही है कि व्यापार ही एक ऐसी चीज़ रही है जिसने देशों को बांधा हुआ है। आज हम इसको ग्लोबलाइजेशन कहें या कुछ भी कहें, व्यापार और व्यापारी देश के अभिन्न अंग होते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं इस उत्तर प्रदेश के व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री श्री मनीष कुमार गुप्ता जी। आइए मनीष कुमार गुप्ता जी से जानते हैं कि क्या कल्याण हो रहा है व्यापारियों का योगी के सरकार में। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार मनीष जी, जो नाम ही है आपके इस बोर्ड का व्यापारी कल्याण बोर्ड, यानी कि व्यापारियों के कल्याण के लिए, तो इसमें क्या क्या योजनाएं होती हैं, कैसे सरल करते हैं योजनाओं को आप व्यापारियों के लिए? 28 दिसंबर 2018 को राज आज्ञा के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संस्तुति भेजी थी उसे महामहिम महोदया ने स्वीकार किया और अपर मुख्य सचिव महोदय ने उस राज आज्ञा से प्रदेश को अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाता है। इसके अंतर्गत अनेकों विभागों में जो व्यापारियों, उद्यमियों, निर्यातकों, आयातकों से संबंधित विभिन्न तरह के व्यवसाय से संबंधित उन विभागों में राजस्व की वृद्धि कैसे हो, उन विभागों के द्वारा करापवंचन की रोकथाम कैसे हो। इसके अतिरिक्त व्यापारियों की सुरक्षा संबंधी विषयों को, व्यापारियों का शोषण उत्पीड़न रोकने के लिए, व्यापारियों से मतलब सिर्फ व्यापारी नहीं, व्यापार और व्यापार से जुड़े हुए समस्त विभाग और हर तरह की इंडस्ट्री भी उसमें शामिल है। किसी भी नियम, कानून और नीति जो कि अभी तक प्रचलित थी, उसको सरलीकरण करने का, उसमें संशोधन करने का और उसको समाप्त करने का अधिकार बोर्ड के द्वारा उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड को दिया। व्यापारियों की अभी तक कोई भी बीमा योजना नहीं है। उत्तर प्रदेश में व्यापारियों की बीमा योजना को लागू करना, जिसके माध्यम से असमय किसी व्यापारी की अगर मृत्यु हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में जी उसको 10 लाख रुपए की सहायता दिए जाने का प्राविधान उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड में निर्यातित प्रयासों के द्वारा ये हुआ। और उत्तर प्रदेश का पहला, पिछली सरकारों ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, उत्तर प्रदेश में पहले व्यापारी की हत्या हुई देवरिया में और उसको 10 लाख रुपए की सहायता दी गई। तो 2019 की घटना मैं आपको बता रहा हूँ जी। और उसके बाद लगातार प्रदेश के सभी जिलों में ऐसे जितने भी मामले पेंडिंग थे सभी को सहायता प्रदान की। इसके अतिरिक्त व्यापारियों की बीमा संबंधी योजनाएं भी, जिनमें पेंशन योजना भी है, उसको भी लागू करने का प्राविधान उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के पास है। उसके अतिरिक्त एक और बड़ी सुविधा उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक माहौल को खड़ा करने और बड़ा करने में जो बड़ी सहायक सिद्ध हो रही है, व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना। किसी उद्यमी व्यापारी की दुकान असमय जल जाती है, किसी प्राकृतिक आपदा से उसका नुकसान हो जाता है, असमय की शिकायत हो जाती है, तो पूरे जीवन भर उसने टैक्स दिया और वृद्धावस्था के कारण या किसी परेशानी के कारण किसी गंभीर बीमारी में फंस गया, तो उसको अगर किसी सहायता की जरूरत है तो ऐसे में व्यापारी कल्याण कोष उसकी पूरी सहायता करेगा। ऐसा प्राविधान में व्यापारियों के कल्याण की जहाँ तक बात है, बीते दिनों जीएसटी को लेकर के विपक्ष बड़ा हमलावर रहा है कि जीएसटी और नोटबंदी दो ऐसे काम हुए जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी। तो जीएसटी को सरलीकरण करने में, उसको समझाने में व्यापारी कल्याण बोर्ड का कितना हाथ रहा है? आज से पहले जीएसटी से पहले वैट था, वैट से पहले टैक्स था, उसके पहले सेल टैक्स था। परंतु वैट का भी बड़ा विरोध हुआ था अटल जी की सरकार में। बिल्कुल भरपूर विरोध हुआ था, लेकिन सारी टैक्सेशन प्रणालियों को टैक्स लगने के बाद कभी भी कोई भी संशोधन नहीं किया गया जी। हमारी सरकार ने व्यापारी कल्याण बोर्ड के, उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के सभी सुझावों को बहुत सम्मान दिया और वैट में 34 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। आज 3B की फाइलिंग हो, विवेक के आधार पर अधिकारियों के कर लगाने के अधिकार हों, जो सबसे बड़ा उत्पीड़न कारण बनता था, वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। कोविड-19 के कारण से
कई माह का शिथिलीकरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त भी वैट में आने वाली समस्याओं पर समय समय पर जो भी सुझाव आते जाते हैं, प्रति माह जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी से संबंधित जो भी सुझाव आते जाते हैं उनमें करीब 34 संशोधन हो चुके हैं और भी संशोधन किए जाने की प्रस्तावना कार्रवाई के रूप में चल रही है। उससे संबंधित सभी की राय ली जा रही है ताकि उन राय के अनुसार विधिक निर्णय लेने में आसानी हो सके। जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करा कर कुछ कंपनियों ने फर्जी बिलिंग करके सैकड़ों करोड़ रुपए, कई सौ अरब का नुकसान राज्य सरकार और भारत सरकार को पहुंचाया। उनको पकड़ने के लिए अभी तक जीएसटी में कोई प्रावधान नहीं था। उस प्रावधान को फर्जी कंपनियों को पकड़ने का प्रावधान भी जीएसटी के अंदर लागू किया गया। हमने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में व्यापारी कल्याण बोर्ड में अपने प्रयासों से प्रत्येक जिले में एक नोडल एसपी जो कि कम से कम अपर पुलिस अधीक्षक स्तर का होगा उसको तैनात किया है। तैनात पुलिस अधिकारियों में से एक को उसके लिए नामित किया गया और प्रत्येक जिले में एक एडीएम व्यापारियों की समस्याओं को सुनकर के उनका निस्तारण करने के लिए नामित किया गया है। ये व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं को क्रियान्वयन कराने में उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड ने रही है। अभी कुछ समय पहले बहुत लंबे समय से एक मांग थी कि पुराने बने हुए भवनों को समन नहीं होने पाता है, उनके मानचित्र पास नहीं होते। अगर मानचित्र से विपरीत कहीं पर थोड़ा बहुत किसी ने कानून की जानकारी ना होने से अगर निर्माण कर लिया है तो वो अवैध की श्रेणी में आ जाता है जी। उसको नियमित करने की प्रक्रिया समन शुल्क जमा करके उन ऐसे आवासीय भवनों को नियमित करने की और उनके नक्शे को स्वीकृत करने की प्रक्रिया की स्वीकृति भी व्यापारी कल्याण बोर्ड में गई और उसके माध्यम से प्रदेश में उसका लागू हुआ और समस्त विकास कार्यक्रमों में उस पर कार्य चल रहा है, जिससे प्रदेश सरकार को सैकड़ों करोड़ के राजस्व की भी प्राप्ति हुई और इसके साथ बड़े बड़े शहरों में जो समस्याएं थी लोगों के अपने मकान और दुकानों को लेकर के वो भी दूर हुई। मनीष कुमार गुप्ता जी एक लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। छात्र राजनीति, फिर भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की राजनीति, फिर भारतीय जनता पार्टी की मेन बॉडी की राजनीति। तो कितना बदलाव हुआ है उस छात्र राजनीति से लेकर आज तक के जो मनीष कुमार गुप्ता महसूस करते हैं व्यक्तिगत रूप से? मुझे लगता है जीवन का हर पहलू कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए देता है। छात्र राजनीति के समय में जिन चीजों को लेकर के हम मांग और धरना प्रदर्शन करते रहते थे कि विपक्ष की राजनीति में रह करके हमें लगता था कि इन चीजों से शोषण और उत्पीड़न हो रहा है, आज सौभाग्य से उन्हीं विषयों को निस्तारण करने की जगह पर पहुंच करके अपार खुशी होती है और ऐसा लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं और वो करके जो कमियां हमको बीते समय में लंबे समय से दिखाई देती थी समाज के बीच में, उन कमियों को अपने बोर्ड के दायित्व के नाते से और सरकार के दायित्व के नाते से आज सामाजिक रूप से और अधिकृत रूप से सरकारी तौर पर उनको करने का अधिकार हमारे पास है। जो कभी हमारी मांग में शामिल था आज वो जनता को देने का समय है, उसके देने में हम लोग कहीं कोई कोताही नहीं कर रहे हैं और उसको जनता के अनुरूप और भविष्य के भारत और भविष्य के उत्तर प्रदेश के अनुरूप जो चीजें हैं उनको स्वीकृत करके समाज में लाए। अभी मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा महत्वाकांक्षी परियोजना थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, प्रत्येक जिले का एक उत्पाद। तो उसमें व्यापारी कल्याण बोर्ड किस तरीके से उसको देख रहा है, क्योंकि अभी तक वो योजना लागू नहीं हो पाई है पूरी तरीके से, उसको कैसे लागू करवाने का क्या है प्रावधान? नहीं वो लागू हो गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर 12 क्लस्टर इस तरह से स्थापित हो रहे हैं जो महत्वपूर्ण रूप से जिसके उनके एक क्लस्टर में 20 छोटी छोटी इंडस्ट्रियों का ग्रुप है और एक क्लस्टर में 10 करोड़ से लेकर के 15 करोड़ रुपए तक की लागत है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 70% की सब्सिडी दी जा रही है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर उनके पैदा किए गए उत्पादों को सभी जगहों पर प्रदर्शनी लगाई जा रही है। उस प्रदर्शनी में सम्मिलित होने वाले ओडीओपी में रजिस्टर्ड व्यापारी और इंडस्ट्रिस्ट को निःशुल्क जगह उपलब्ध कराई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सूचना भवन के उद्घाटन में हम लोगों के सामने ही अपर मुख्य सचिव सूचना और जनसंपर्क विभाग उस समय श्री अवनीश अवस्थी जी थे, उनको निर्देश भी दिया कि ओडीओपी के समस्त उत्पादों का एक छोटा सा शोकेस यहाँ पर बनवाइए और उसमें उनके उत्पादों को रखवाइए ताकि आने जाने वाले लोगों को दिखाई देता रहे। इस तरह से सभी प्रमुख सामाजिक और प्रदेश के शासकीय अर्धशासकीय संस्थानों में ओडीओपी के उत्पादों का प्रदर्शन प्रारंभ हो गया है
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत चाहे वो मिर्जापुर और भदोही में बनने वाला कालीन हो, बनारस की साड़ी है, गोरखपुर का टेराकोटा है, लखनऊ का चिकन है, मुरादाबाद का बर्तन है, सीतापुर की दरी है, सहारनपुर का काष्ठ उद्योग है। इस तरह से जितने भी उद्योग हैं इनको उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के कोने कोने में और विदेशों में पहुंचाने का कार्य ODOP के माध्यम से किया जा रहा है। और प्रदेश को एकदम मुक्त कर दिया गया है। जितनी भी नौजवान, जितने भी व्यवसायी, जितने भी प्रस्ताव जिला उद्योग केंद्र में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए लाएंगे वो 100% स्वीकृत किए जाएंगे, एक भी उसमें स्वीकृत नहीं किया जाएगा। ऐसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। इसका क्रियान्वयन प्रदेश की सभी जिलों की बैठकों में, मैं व्यापारी कल्याण बोर्ड की बैठकों में और प्रदेश के जब जिस जिले के दौरे में जाता हूँ वहाँ की प्रशासनिक बैठक में भी स्पष्ट निर्देश देता हूँ और उसकी समीक्षा करता रहता हूँ। और क्या क्या योजनाएं हैं जो भी पेंडिंग हैं, जो जल्द ही लागू करना चाहते हैं व्यापारी कल्याण बोर्ड की तरफ से आप, जिससे व्यापारियों को व्यापार में और मदद मिल सके? ऐसी कोई महत्वाकांक्षी योजना है क्या? अभी आज ही अखबारों में आपने देखा होगा घरेलू सौर ऊर्जा के उत्पादन कनेक्शन पर फिर से सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान कर दिया जी। ये उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड का ही प्रयास था। इस पर लिख करके हमने ही दिया था। इससे संबंधित कई बैठकें इससे पोल की गई हैं जो बोर्ड की बैठकों के रजिस्टर में आप देख सकते हैं। 112 का सफल परीक्षण और पुलिस कॉप के माध्यम से सीधे FIR की दर्ज करने की व्यापारियों को जो सुविधा दी गई है कि ऑनलाइन में घर बैठे अपनी FIR दर्ज कर सकते हैं। छोटी छोटी गाड़ी में कागज खोने पर किसी नौकर का चिन्ह सत्यापन इत्यादि चीजों की सुविधा व्यापारियों को देना, निःशुल्क और मात्र 20 रुपए के ऑनलाइन शुल्क को जमा करने के पश्चात उनके घर का कोई भी स्टाफ और नौकर हो, उसका प्रदेश या देश में कहीं भी रहता हो, उसका ऑनलाइन सत्यापन होकर के सर्टिफिकेट उनके पास आ जाए, ये व्यवस्था हमने करी है। इसके अतिरिक्त कुछ विभाग ऐसे थे जो अभी भी मैनुअल प्रयोग कर रहे थे और वहाँ पर प्रमाणपत्र हाथ से लेते। उन सभी विभागों को हर एक व्यापारी के लिए उनकी ऑनलाइन वेबसाइट बना करके ऑनलाइन सारे लाइसेंसों को ऑनलाइन उनको जारी करने की व्यवस्था व्यापारी कल्याण बोर्ड ने लागू करी है। कुछ विभागों में भी प्रक्रिया प्रचलित है, उसको भी चूंकि कोविड की वजह से कुछ दिक्कतें आई थी, उसको भी अभी 3 माह के अंदर अंदर हम 100% ऑनलाइन सभी लाइसेंसिंग प्रणाली को उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करें। मनीष गुप्ता जी एडवोकेट भी हैं, मनीष गुप्ता जी व्यापारी भी हैं, मनीष गुप्ता जी नेता भी हैं। असल में मनीष गुप्ता जी क्या हैं, क्या सबसे प्रिय है मनीष गुप्ता जी को? समाज सेवा। मेरे पास जब भी कभी कोई आए उसके लिए मैं कुछ भी कर पाऊँ, जीवन की यही अभिलाषा है और यही लक्ष्य है कि मेरे पास अगर वो आता है वो संतुष्ट होकर के अपनी समस्या का निदान करा करके जाए तो मेरे दिल को बहुत अधिक प्रसन्नता होती है। और जिस दिन मैं सबसे ज़्यादा लोगों से मिलता हूँ और सबसे अधिक लोगों को काम करता हूँ, उस दिन मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। जिस दिन मैं कम लोगों को काम करने पाता हूँ या मुझे लगता है कि इस कार्य को मैं कर सकता था और उस व्यक्ति के लिए मैं वास्तव में सही तरीके से कोई कार्य नहीं करने पाया जो मेरे पास याचक आया अपनी कथा कहने के लिए, तो जो उस दिन वास्तव में करवटें बदलते हुए मेरी रात बीतती है। मैं अगले दिन तक सोचता हूँ और प्रयास करता हूँ कि मुझे कहीं मिल जाए और मैं उसकी समस्या का निदान कर सकूँ। मैं कुछ लोगों के नाम लूँगा और पहला शब्द जो आपके दिमाग में आता है वो आप बताइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इस राष्ट्र का नया भविष्य, नया व्यक्तित्व। योगी आदित्यनाथ। इस प्रदेश को अपराध से मुक्त करके भय मुक्त समाज और प्रदेश के विकास की दिशा में ले जाने वाला महापुरुष। अमित शाह। पूरे देश को श्रद्धेय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बाद एक सूत्र में पिरोने का कार्य, या यूं कहें सरदार जी ने जिन चीजों की कल्पना करी थी कि हमको भविष्य का भारत ऐसा बनाना है, उस दिशा में कार्य करके पूरे देश को एकजुट करने का कार्य करने वाला व्यक्ति, पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने उससे और अधिक तेजी से कार्य करने वाला व्यक्ति, जिसको भारत को पूरे विश्व में मोदी जी के नेतृत्व में सबसे आगे ले जाने की और दुनिया की नेता बनाने की, दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता देने की परिकल्पना जिसके मन में है, ऐसे व्यक्ति दिखता है। अखिलेश यादव। मैं उनके विषय में क्या कहूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके समय प्रदेश का जो बुरा हाल रहा है वो किसी से भी छुपा नहीं रहा।
लोगों की मनमर्जियाँ जिस तरह से लागू रही हैं और पारिवारिक झगड़े में ही वो अभी तक उलझे हुए हैं, उनके विषय में मेरा कुछ कहना, नौजवान हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका अच्छा भविष्य हो सकता था, लेकिन अपने आप उन्होंने अपने कार्यों से अपने स्थान को पाया है, उन पर मेरा कुछ कहना उचित नहीं। हाँ, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद हैं, बस अभी भी है, मौजूदा सांसद हैं वायनाड से। हाँ, वायनाड से सांसद हैं, यहाँ से हार गए। बस एक सांसद की भूमिका में है, लेकिन सांसद की भूमिका में भी जो करना चाहिए शायद वो नहीं करने पा रहे। इसके अतिरिक्त इस देश में उनका कहीं कोई और स्थान नहीं है, मुझे ऐसा महसूस होता है। तो मनीष गुप्ता जी, अगर आप पॉलिटिक्स में ना होते तो क्या होते, या क्या होना चाहते थे पॉलिटिक्स में आने से पहले, युवा दिनों की बात करें तो? मैंने एनडीए का एग्जाम बीट किया था। अच्छा। तभी मैं देश की सेवा ही करना चाहता था और मैं सेना में जाना चाहता था। एनडीए में मैंने एनडीए बीट करने के बाद में फिजिकल भी पूरा बीट किया था, इंटरव्यू मैंने बीट कर लिया था, इसके बाद में मेरा सिलेक्शन हो गया था। मेरे साथ में मेरे पढ़ाए हुए तमाम बच्चे सेना में सेवा कर रहे हैं, न्यायालयों में जज हैं, अन्य प्रशासनिक विभागों में हैं और समाज सेवा कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है और मुझे और खुशी होती है अगर उस माध्यम से मैं देश की सेवा करना पाता। लेकिन मुझे लगा कि इस माध्यम से देश की सेवा की भी जरूरत है, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। विद्यार्थियों के बीच में विद्यार्थी परिषद के साथ काम करने का अवसर मिला और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो मुझे सिखाया था देश सेवा, तो देश सेवा का भाव देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने में जितना आवश्यक है, उतना देश के अंदर देश प्रेम बनाए रखना भी आवश्यक है। उस क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला है, वो मैं कर रहा हूँ। मनीष गुप्ता जी, खुद को कहाँ देखते हैं 5 साल या 10 साल के बाद? कुछ लक्ष्य है ऐसी, कुछ महत्वाकांक्षा है? बीते 5 साल पहले भी जनता की सेवा कर रहा था और लक्ष्य भी यही है कि जीवन भर जब तक ये सांस रहे, समाज और जनता की सेवा करता रहूं और सबको कुछ ना कुछ। 2022 का लक्ष्य है क्या? 2022 में योगी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनानी है हमको। कुछ चुनाव लड़ेंगे? हमारे यहाँ तो संगठन तय करता है, हम लोग कहाँ तय करते हैं। इच्छा तो होती है कहीं ना कहीं। मेरी कोई इच्छा किसी भी चुनाव को लड़ने की नहीं है। किसी तरीके का कोई चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है? पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे। संगठन अगर कोई निर्णय लेता है तो उसके मैं साथ हूँ। जो भी दिशा निर्देश होगा, मैं तो ये कुर्सी पे बैठे बैठे जो निर्देश आता है कि आज अभी इस जिले में जाना है, मैं तुरंत उठ करके चल लेता हूँ। आज भी 16 से 18 घंटे कम से कम कार्य करता हूँ। 24 घंटे मेरा फोन ऑन रहता है, सोते समय भी मेरे सिरहाने पर रहता है। जनता के लिए और समाज के लिए किसी भी समय, हर समय उपलब्ध है। मन की कोई अभिलाषा अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ इतनी है, तन समर्पित, मन समर्पित, साथ ही जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृभूमि तुझको भी कुछ और मैं ये कहना चाहता हूँ, स्वप्न देखा था कभी जो आज वो हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा अब हर मन में, तो उसी के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और वही करते रहना है जब तक भारत को पुनः अपने समृद्धशाली और विश्व गुरु के स्थान पर नहीं पहुंचा। कब तक पहुंचेगा भारत विश्व गुरु के स्थान पे? 6 साल हो गए मोदी जी को, बहुत परिवर्तन आपको दिखाई दिया होगा। आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था तो चौपट है। नहीं है। पहली बार जीडीपी माइनस में 23.5% गिरी है। हाँ, कोरोना काल में चूंकि कई महीने का लॉकडाउन रहा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद भी अपने अभिभाषण में कहा कि 2020 सिर्फ जीवित रहने के लिए हम सबको जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उपलब्धियों से ज्यादा अपने जीवन और को सजो करके रखने का है, ताकि हम नया भारत बना सकें। नया भारत बनाने के लिए हमने जब 3 महीने तक सभी कुछ शून्य में पहुंचा दिया, पूरी तरह से संपूर्ण लॉकडाउन करके अपने इस देश के सबसे महत्वपूर्ण भारत के नागरिकों को बचाने में हम सफल हुए। तो ऐसी परिस्थिति में वास्तव में हम लोगों को शुरू से ही बुरा से बात करें। ऐसी परिस्थिति में बिहार चुनाव ठीक है करवाना? जिस तरीके से रैलियों में भीड़ आ रही है, कोरोना का संक्रमण का खतरा है। अब तो कोरोना की वैक्सीन आ गई है, अभी तक आई कहाँ है? अभी तो 4थे लेवल में है वो, और वो भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि शेड्यूल देख लें चुनाव का, उसी हिसाब से आपको वैक्सीन मिलेगी। सबसे पहले बिहार में, फिर बंगाल में, फिर यूपी में।
राहुल गांधी जी क्या कहते हैं शायद दूसरे दिन या कुछ घंटों बाद उनको भी नहीं याद रहता है कि उन्होंने क्या कहा है। ऐसे में मेरा उनको किसी बात पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, उन्होंने 10 साल तक सरकार अभी चलाई आदरणीय मोदी जी से, और जो छलावा और धोखा देश के साथ उन्होंने किया है वो सभी को विदित है। कितने किलोमीटर तक विदेशी राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया था। 10 साल तक अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला पुल नहीं बना था। देश की जिस अर्थव्यवस्था को वो बढ़ाने की बात करते हैं, उस अर्थव्यवस्था में उनके कितने घोटाले उनकी सरकार के मंत्रियों के थे, जितने रुपए के वो घोटाले थे, कई देशों का तो वार्षिक बजट भी उतने सौ करोड़ का, उतने हजार करोड़ का। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत उन्होंने 20 लाख करोड़ का एक पैकेज भी दिया है जी। लेकिन जो सुनने में आ रहा है या जो लोगों का फीडबैक आ रहा है कि उतनी आसानी से बैंक से लोन मिल नहीं रहा है जितनी आसानी से मोदी जी ने या वित्त मंत्री ने घोषणा कर दी थी, क्योंकि ऑलरेडी व्यापार सबका खराब है। तो बहुत से व्यापारियों की सिविल खराब है, जो उनके पुराने लोन थे वो ठीक से जमा नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण अब नया उनको लोन मिलने में, नई पूंजी जुटाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। तो इस पे क्या आपकी सरकार कुछ प्रयास कर रही है, जिनका लोन खराब है उनको भी पुनः लोन दिया जाए? सरकार ने और रिजर्व बैंक ने स्पष्ट निर्देश जारी किए कि इन 6 माह के अंतर्गत अगर किस्ती की किस्तें नहीं जमा होती हैं तो उस अकाउंट को एनपीए नहीं किया जाएगा। वो निर्देश लागू है। इसके अतिरिक्त अगर उसके बावजूद भी अगर किसी ने इन परेशानी के दौर में भी अपनी किस्तें अगर जमा करी, तो आपने परसों के अखबारों में देखा जी, लिखित आदेश पूरे देश में आ चुका है सभी बैंकों को कि उनको समय से किस्तें जमा करने का, उनको एक लाभांश कुछ उनके बैंक खातों में स्थानांतरित किया है। हमने प्रदेश के ही नहीं, देश उत्तर प्रदेश का लीडिंग बैंक ऑफ बड़ौदा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की यहाँ बैठक में सभी बैंकों में, वैसे तो सभी बैंकों का, राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय होकर के 6 बैंकों में समायोजन हो चुका है, और उसके अतिरिक्त अभी भी करीब 26 बैंक कार्यरत हैं। उन सभी के प्रदेश स्तर के अधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर के अधिकारियों को मिला करके स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। जिलों के जिलाधिकारी और व्यापारी कल्याण बोर्ड के जोनल एडीएम को प्रत्येक जिले में जो प्रभारी अधिकारी है वहाँ नियुक्त किया गया, नोडल अधिकारी, उसको ये अधिकार दिया गया है कि अगर ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित बैंक के मैनेजर के विरुद्ध लिखित एफआईआर दर्ज करके और उसके विरुद्ध कार्रवाई करने की संस्तुति वो कर सकता है। तो ऐसा कोई भी मामला अगर कहीं प्रकाश में आता है तो तत्काल उसको व्यापार बंधु, उद्योग बंधु, व्यापारी सुरक्षा समिति, व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ में जो शासन की 4 संस्थाएं, चारों संस्थाओं में लिखित दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी को दे सकते हैं, कमिश्नर को दे सकते हैं, और चाहे तो उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड में सीधे भी शिकायत भेज सकते हैं। सीधे मनीष कार्रवाई होगी, आपके पास सीधे व्यापारी आ सकता है, सीधे आ सकता है। मनीष जी, अब दिवाली आ रही है, कुछ व्यापारियों के लिए संदेश देना चाहेंगे आप? जनता के लिए, व्यापारियों के लिए ऑनलाइन खरीदारी करनी है कि नहीं करनी है, ये भी बड़ा एक आजकल मामला चलता रहता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे। जब एक समय था इस देश में हम लोग घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊंट, खच्चर इत्यादि साधन इस्तेमाल करते थे परिवहन के लिए। देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी साधन अगर पहुंचाना होता था तो सेना के लिए खच्चर और घुड़सवार यही पहाड़ों और दुर्गम स्थानों पर लेकर के जाया करते थे। आज हम राफेल जैसे विमान को ला करके देश की आवश्यकताएं पूरी करते हैं। तो हम अपने प्रदेश और देश के व्यापारियों को संदेश देना चाहेंगे कि आधुनिक से आधुनिक चीजों का उपयोग करें, प्रदेश और देश को विकास की गति को बढ़ाएं, उसी दृष्टिकोण से अपने व्यापार, व्यवसाय और अपनी भावी पीढ़ी को भी बढ़ाएं, ताकि हम पूरी दुनिया में नंबर 1 थे और नंबर 1 ही होकर के स्थापित। उसके लिए जो कुछ भी उन्हें करना चाहिए वो चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष गुप्ता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये थे हमारे साथ व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री मनीष कुमार गुप्ता जी। अन्य बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें के भारत न्यूज़। धन्यवाद।